आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं वो उप्स पीएचपी की सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बोलेंगे इनहेरिटेंस मीन्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, या मैं कह सकता हूँ कि जब हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में हम डायरेक्टली बिना इंप्लीमेंट किए हुए एक्सेस करना चाहते हैं तो इस फीचर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसमें हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है कैलकुलेटर 1.0, जिसमें मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का फीचर रखा। अब मैंने नेक्स्ट ईयर जो है मैंने उसको अपडेट किया और मैंने बोला कि मैं इसमें मैथ के कुछ फंक्शंस, स्क्वायर रूट निकालना, एवरेज निकालना, ये सब मैं फीचर डालना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं एग्जिस्टिंग कोड को, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोड था, वो मैं डायरेक्टली रीयूज कर सकता हूँ। सिंपल भाषा में बोलें तो इनहेरिटेंस मीन्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। बिना इम्प्लीमेंटेशन किए हुए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे बनाया जाता है। ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? फास्ट डेवलपमेंट होगा, इजी टू मॉडिफाई होगा, रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करना, डिबगिंग करना आसान होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो इनहेरिटेंस में अचीव करते हैं। तो पीएचपी में देखते हैं कि उप्स में कैसे इनहेरिटेंस को हम अचीव कर सकते हैं। चलिए मैंने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास 1। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले एक वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ लिंक है। ठीक है, क्लास 1 किया। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने कहा फंक्शन, उसका नाम है सो, और इसमें मैंने लिखा इको सो। ठीक, ये फंक्शन मैंने किया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। चलिए भाई एक काम करते हैं, इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉलो करें, बट ये थोड़ा अच्छा रहता है कि मुझे पता चले कि सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है। अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर से हम बनाते हैं, फ़ायदा नुकसान क्या है सब मैंने बताया हुआ है, और इसका यूज़ क्या है ये भी बताया है। चलिए कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब पॉइंट आता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक इको किया और लिखा पेरेंट। ठीक, ये मैंने लिख दिया पेरेंट और लिख दिया क्रिएटेड। ठीक, पेरेंट क्रिएटेड, एक मैसेज दे दिया। अब मैं इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ दूसरी क्लास में, और लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ पेरेंट सो। पेरेंट का सो सेम। अगर मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। तो मैंने इसका क्या नाम रखा, क्लास 1 की बजाय इसका नाम लिख दिया 2। चलिए भाई, क्लास 1 क्लास 2 दो क्लासेस हैं, सेम प्रॉपर्टी है। मैंने कहा इसको यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी कीवर्ड होता है, उसका नाम है एक्सटेंड। क्लास 1, इसका मतलब ये है क्लास 2 जो है क्लास 1 की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। एक काम करते हैं, अभी के लिए इन सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा देता हूँ। देख सकते हैं क्लास 1 बना है, क्लास 1 के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, क्लास 1 के अंदर उस क्लास की प्रॉपर्टी को क्लास 2 क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास 2, ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखते हैं इससे क्या होने वाला है। तो चलिए भाई, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 का से ऑब्जेक्ट बनाया तो इसने क्या देखा कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है क्लास 1। तो इसके पेरेंट को इसने पहले बना दिया, और इसको बनाने के लिए उसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो आंसर क्या मिला, पेरेंट क्रिएटेड। बिल्कुल सही है। अब पॉइंट आता है कि अगर मैं यहाँ से रहते हुए अगर मैं डॉलर ओबीजे डॉट सो को कॉल करता हूँ तो क्या कॉल होगा, एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉल होना चाहिए, बिकॉज सो मेथड इसके अंदर तो नहीं है बट पेरेंट में है। तो अगर इनहेरिटेंस होगा तो ये मेथड, ये प्रॉपर्टीज इसके पास मिलनी चाहिए। देखिए आप क्लास 2 में देख सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई भी मेथड नहीं बनाया, बट फिर भी ये जो है कॉल हो रहा है, बिकॉज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। क्लास 1 की प्रॉपर्टी क्लास 2 में आ रही है, और क्लास 2 के ऑब्जेक्ट थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, सो को कॉल कर रहा हूँ, पेरेंट भी एक्सेस हो रहा है। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या मिला, पेरेंट सो। इट मीन्स दोनों के ही मेथड्स कॉल, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी हमें मिल रही है क्लास 2 में। यही फंक्शन तो कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट कौन है, क्लास 1, चाइल्ड कौन है, क्लास 2। पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड 2 में जा रही है, इसी को कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि अगर मैं सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी डाल देता हूँ तो क्या होगा। अब देखना ये है कि क्लास ओबीजे ऑब्जेक्ट मैंने सेम बनाया, सब कुछ वही रखा, बस यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड क्रिएटेड, एंड यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड का सो। अब देखना ये है कि पेरेंट का सो फंक्शन कॉल होता है, या पेरेंट क्रिएटेड कॉल होता है, कि चाइल्ड क्रिएटेड कॉल होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। क्या मैसेज आया? चाइल्ड क्रिएटेड एंड चाइल्ड का शो। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इसके पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी कैसा हो रहा है? तो आपको यहाँ समझना ये है कि जब चाइल्ड वन, जो चाइल्ड क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास वन पेरेंट है, चाइल्ड क्लास टू क्या है? चाइल्ड है। चाइल्ड ने जब इनहेरिट किया तो चाइल्ड पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ गई। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर और सो सेम प्रॉपर्टीज के अंदर आई थी। बट जब इसने अपना खुद का बना दिया तो चाइल्ड टू की प्रॉपर्टी, यानी चाइल्ड टू ने, यानी कि जिसका नाम क्लास टू है, उसने इसके मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया तो सबसे पहले जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये पहले अपने में ढूंढेगा, अपनी क्लास के अंदर ढूंढता है, लोकल स्कोप देखता है। हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्ट बनते समय कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले अपने क्लास में चेक करेगा क्या इसमें कंस्ट्रक्टर है। अगर है तो इसी को कॉल करेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर इसमें नहीं होता, अगर क्लास टू के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तब कहाँ हो जाता? पेरेंट के पास जाता, क्योंकि उसे तो कंस्ट्रक्टर चाहिए। और वहाँ भी नहीं होता तो फिर कोई आउटपुट ना आता। बट अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो पेरेंट की बजाय चाइल्ड पर ही फोकस करेगा, क्योंकि लोकल स्कोप को देखता है, यानी सबसे पहले अपने अंदर ढूंढेगा। एंड अगर नहीं मिलता है तब पेरेंट में जाता है। सेम कहानी इसके साथ भी लागू होती है। ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैंने सो को कॉल किया तो उसने किसको ढूंढा? पहले अपने अंदर ढूंढा, और अपने अंदर ढूंढने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर आउटपुट मिल गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? दोनों में अगर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल हो रहा है बस उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर और मेथड्स कॉल होंगे, अगर ओवरराइड सेम प्रॉपर्टी मिलती है तो। अगर डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो सो वन कर दिया, अब देखना ये है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। लेकिन अगर मैं कॉल करूँ यहाँ करके, देखना सो वन, तो मैं कॉल कर सकता हूँ इसी तरीके से सेम। आप देखेंगे सो वन को अगर कॉल करता हूँ तो ये डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो हमें दोनों प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए। देख सकते हैं चाइल्ड का और पेरेंट का दोनों मिल रहा है। इट मीन्स अगर सेम होगा तो अब ओवरराइड होने के बाद ये प्रॉपर्टीज हमारी ओवरलैप कर जाती हैं और हमें चाइल्ड का भी कॉल होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। चलिए, बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल सही है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब मान लीजिए मेरे मन में आता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉल करूँ ऑब्जेक्ट टू को, ऑब्जेक्ट क्लास टू का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, देन उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो उसके लिए कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम है पेरेंट। पेरेंट एक कीवर्ड है, और पेरेंट कीवर्ड के अंदर, पेरेंट कीवर्ड के थ्रू मैं पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये जो मैंने दो कोलन लगाया है इसे बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट के अंदर जाना है और इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ? तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखिएगा पेरेंट एंड देन चाइल्ड, देख सकते हैं पेरेंट क्रिएटेड देन चाइल्ड क्रिएटेड। कैसे काम कर रहा है देखिएगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये इस क्लास के कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, कंस्ट्रक्टर ये रहा। आते ही इसको कौन मिलेगा? पेरेंट। और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जाएगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करने जाएगा तो यहाँ आएगा और वो क्या करेगा? इसको कॉल करेगा एंड देन फिर वो अपने इस वाले मेथड को कॉल करेगा। अच्छा, क्या मैं इसको लास्ट में भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको बाद में लिखता हूँ तो क्या होगा? अब आप समझ सकते हैं, पहले चाइल्ड क्रिएटेड होगा देन पेरेंट क्रिएटेड होगा, बट ये सीक्वेंस सही नहीं है। पहले कौन बनना चाहिए? पेरेंट देन चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि आप पहली लाइन पे भी आप इसको कॉल करा सकते हो, ये ज़्यादा बेटर तरीका होगा अगर आप इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपका ये होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्गूमेंट होता, सपोज यहाँ पर $x वैल्यू पास हुई होती, तब क्या होता? अब यहाँ पर एक एरर जनरेट करना चाहिए। ये देखिए वार्निंग आ रही, मिसिंग आर्गूमेंट। इसका मतलब यहाँ से जब कॉल किया गया तो कुछ वैल्यू पास ही नहीं हुई, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से इसको मैं कॉल करा सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कैसे काम करता है। चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो मैंने आपको यहाँ तक जो बातें बताई, अब थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो कैसे करना है? तो मैंने बोला कि वेरिएबल, सपोज मैंने यहाँ पर बनाया $this x इक्वल टू 100। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा $obj के अंदर x को, और यहाँ पे करता हूँ इको। रिजल्ट देखते क्या आता है। रिजल्ट आप देख सकते हैं 100 प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि काम करते हैं, वैल्यू बिहार लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस 100। अच्छा, अगर यही सेम कहानी जो यहाँ पर हमने लागू किया है, अगर यही सेम बात अगर मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ तो क्या होगा? देखना, अब यहाँ पर मैं पास करूँ 200। देखना ये है कि कौन सा रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, ऑब्जेक्ट x को कॉल करता हूँ तो किसका आना चाहिए? ध्यान रखना,
क्लास 2 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल कर रहा हूँ, दोनों में ही प्रॉपर्टी सेम है, एक्स इसमें भी बना हुआ है, एक्स इसमें भी, इसमें 100 है पेरेंट में और चाइल्ड में 200 है। देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, आप देख सकते हैं अभी भी 100 आ रहा है। अब पॉइंट बनता है ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, दोनों में वैल्यूज आपको सेम मिल रही हैं, तो जब वो कॉल किया तो यहाँ से देखना, जब यहाँ से कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते गया, तो ऊपर जाके पेरेंट में चेक किया, पेरेंट में मिल गया तो उसने इसको कॉल कर दिया। एक काम करते हैं, अब यही चीज़ अगर मैं नीचे आके कॉल करता हूँ पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के बाद, क्या चेंजेस आना चाहिए? कुछ देख सकते हैं, आपको 100 क्या मिला, 200 मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब पहली बार कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू, जब मैंने इसको ऊपर रखा था, समझिएगा, जब मैंने इसको यहाँ पर रखा था तो एक्स की वैल्यू 200 थी, यानी क्लास इसका जो ऑब्जेक्ट बना होगा तो ऑब्जेक्ट ने एक्स में क्या किया होगा, एक्स वेरिएबल बनाया होगा, उसमें 200 डाल दिया। बट जब मैंने पेरेंट का कॉल किया तो सेम, जब ये गया तो इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 100 कर दिया। इसी वजह से मुझे वैल्यू क्या मिल रही थी, 100 मिल रही थी, क्योंकि ये इस कंस्ट्रक्टर की वजह से ये वैल्यू ओवरराइट हो जा रही थी इस वेरिएबल के पास, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल में सेम वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने क्या बताया था, जब आप दोनों ही प्रॉपर्टीज पेरेंट में और चाइल्ड में दोनों में सेम हो जाती है तो ओवरराइड होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स इसके पास भी बना और एक्स इसके पास भी बना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने चाइल्ड क्लास 2 यानी चाइल्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के मैंने कॉल किया तो इसकी वैल्यू पहले बना और वैल्यू पड़ी 200। लेकिन जब पेरेंट ने कंस्ट्रक्टर अपना कॉल किया तो इसने क्या किया, एक्स के वैल्यू को 200 से 100 कर दिया, जिसकी वजह से हमें 100 वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कॉल। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो पहले वैल्यू 100 मिलेगी, 100 हो चुका होगा, अब ये देखिए ओवरराइट हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना, मतलब पेरेंट इनहेरिटेंस अचीव करते हैं और किसी भी क्लास के पेरेंट को कैसे कॉल करते हैं। अच्छा, क्या मैं पेरेंट के थ्रू सेम जैसे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्या मैं सो फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ? तो एक बार चेक करते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं क्या सो कॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल किया वैसे सो फंक्शन भी कॉल होगा क्या, तो आप देख सकते हैं पेरेंट सो बिल्कुल कॉल होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन बने कि दोनों में एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाए, दोनों में सेम मेथड्स बन जाए, और अगर आप चाहते हैं ये डिसाइड करना कि चाइल्ड के ना कॉल होकर के पेरेंट का भी कॉल हो, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पेरेंट कीवर्ड है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर का नाम और फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन का नाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी। पहले तो कीवर्ड याद रखना है, दिस कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू होता है। दूसरा पेरेंट कीवर्ड है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, वेरिएबल कैसे बनता है, कैसे कॉल होता है, किस तरीके से कॉल होगा। तो ये था वीडियो बेसिक आपका इनहेरिटेंस का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है इनकैप्सुलेशन। तो उसको ध्यान से समझेंगे इनकैप्सुलेशन क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन केस आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपसे मैं आपको रिजल्ट आंसर जरूर दूंगा।